साथियों, आप लोग एक बार बोर्ड देख लीजिए। जी हाँ, इतना सब लिखा हुआ है। आज हम लोग बात करेंगे गांधी युग की। मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत महत्वपूर्ण भाग है और जिसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। और एक चैलेंज क्या, जिस भी एग्जाम में, चाहे आप किसी एग्जाम का प्री ले लीजिए या सभी वनडे एग्जाम्स में, कहीं भी अगर गांधी युग से प्रश्न आएगा तो आपका प्रश्न नहीं छूटेगा। ये हमारा आपसे वादा है, चैलेंज है। इसके पीछे कारण यह है कि इस क्लास को इस हिसाब से तैयार किया गया है जिस हिसाब से एग्जाम में प्रश्न बने हैं या बनने की उम्मीद है। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम गांधी जी के बारे में बात करें। पहले गांधी युग समझने के लिए तो हम सब जानते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ। तो हम सब ये बात जानते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, तो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। अब सुनिए, थोड़ा सा गांधी जी के बारे में एक ओवरव्यू, एक दिमाग में आप एक अप्रोच रख लीजिए, जिससे जब ये पढ़ेंगे तो मजा आएगा। एक कंडीशन और, क्या क्लास को पूरा पढ़िएगा तभी चैलेंज मान्य है और तभी आपको समझ में भी आएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो क्या है, सुनिए जरा। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में हुआ। माता जी का नाम उनकी क्या है, गांधी जी की माता जी का नाम क्या है, पुतली बाई। और पिताजी का नाम है करमचंद गांधी। पत्नी का नाम है कस्तूरबा गांधी। गांधी जी ने क्या किया, 1893 में दक्षिण अफ्रीका चले गए। उससे पहले 1891 में उनको क्या मिल जाती है, बैरिस्टर की डिग्री मिल जाती है। कानून की पढ़ाई करते हैं, कैसे कहाँ गए सब डिटेल अभी चर्चा करेंगे। उसके बाद गांधी जी क्या करते हैं, 1893 में यहाँ आ जाते हैं और गुजरात में ही राजकोट में अपनी वकालत शुरू कर देते हैं। लेकिन इसी दौरान सेठ अब्दुल्ला, जिन्हें दादा अब्दुल्ला भी कहते हैं, उनके बुलावे में उनके केस की पैरवी करने चले जाते हैं, कहां, लंदन। और वहां दक्षिण अफ्रीका। और वहां जाने के बाद वहां पता चला ये ट्रेन में सफर कर रहे होते प्रथम श्रेणी में और इनको उतार दिया जाता है, अपमानित करके, लिखा है जबरदस्ती उतार दिया जाता है। तब इनको पहली बार पता चलता है या इनको फील होता है कि रंग भेद के खिलाफ ही सोचना शुरू करते वहां से कि ये अश्वेत थे। ये क्या थे, अश्वेत थे। इसलिए इनको क्या किया गया, एसी कोच के जो फर्स्ट क्लास डिब्बा था, जो फर्स्ट क्लास कोच था प्रथम श्रेणी वाला, उससे इनको उतार दिया गया। फिर वहां पर भी कई आंदोलन करते हैं, क्या है सब डिटेल अपने पास है। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका से भारत आ जाते हैं 9 जनवरी 1915 को, जिसे प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। जब वो भारत आ जाते हैं तो यहां पर उनकी मुलाकात गोपाल कृष्ण गोखले जी से होती है, जो उन्हें सलाह देते हैं कि दक्षिण अफ्रीका की राजनीति और भारत की राजनीति में अंतर है। यहाँ के लोगों के पास अपनी जमीन है, यहाँ के लोगों के अपने अलग मुद्दे हैं। तो आप ऐसा करिए कि यहाँ की राजनीति को पहले साल 2 साल समझिए और उसके बाद यहाँ की राजनीति में आप अपने आंदोलन या जो भी है भागीदारी कीजिए। तो यही कारण है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में गोपाल कृष्ण गोखले जी का नाम आता है। अच्छा, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 2 आश्रमों की स्थापना करके आते हैं, फिनिक्स और टॉलस्टॉय। और 3 यहाँ करते हैं, वृद्धा, सेवा और साबरमती। साबरमती आश्रम गुजरात में है, वृद्धा और सेवा महाराष्ट्र में। खैर, चर्चा हम आगे बढ़ाते हैं। तो गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर गांधी जी ने 1917 में पहला आंदोलन, जो वहां के किसान थे राजकुमार शुक्ल, बिहार चंपारण के, उनके कहने पर फिर क्या क्या हुआ, कितने आंदोलन हुए, सब डिटेल अभी आपके पास है। तो धीरे धीरे गांधी जी ने यहाँ पर भी आंदोलन किया और उसमें सफल हुए। अंततः क्या होता है कि आप सभी को पता है, 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा गांधी जी की गोली मार के हत्या कर दी जाती है। तो हम लोग पूरा गांधी युग पढ़ेंगे, एकदम साथ बने रहिएगा। पॉइंट सब वही होंगे जो एग्जाम में आएंगे। कोचिंग वाला जो 3 महीने में तुमको पढ़ाएगा, अगले कुछ देर में हम आपको वो पढ़ा देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले महात्मा गांधी की बात कर लो तो इनका वास्तविक नाम क्या है, मोहनदास। इनका वास्तविक नाम क्या है, मोहनदास है। जन्म इनका होता है 2 अक्टूबर 1869, अभी बताया, पोरबंदर गुजरात में। एक एक चीज सुनिएगा और कहानी के रूप में इसको अपने दिमाग में जाने दीजिएगा। अगर आपने दिमाग पर ज्यादा लोड ले लिया तो नहीं समझ आएगा। बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर हम पर, यानी कि अपने सर पर विश्वास करके आप क्लास को धीरे धीरे पढ़ सकते हैं। जैसे आप कोई मूवी देखते हैं, एकदम जो जो मैं बातें बताऊं उसको इमेजिन करो, मन में सोचो, विचार करो, आ जाएगा मेरे भाई। देखो जरा कैसे। जन्म इनका 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में हुआ। पिता इनके करमचंद गांधी थे और माता का नाम पुतलीबाई था। ध्यान रखना, गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। विवाह इनका 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा गांधी से होता है। किसका, गांधी जी का।
1888 ईस्वी में गांधी जी इंग्लैंड गए थे। क्यों? कानून की उच्च शिक्षा के लिए कहां चले गए थे? इंग्लैंड चले गए थे। कब गए थे इंग्लैंड? तो याद रखिएगा 1888 ईस्वी में गांधी जी कहां चले गए? इंग्लैंड चले गए। उसके बाद 1891 में उनको बैरिस्टर की डिग्री मिल गई। कानून की बहुत बड़ी डिग्री होती है बैरिस्टर की डिग्री। वो कब मिल गई? 1891 में। और उसी वर्ष 1891 को ही गांधी जी क्या किए? भारत वापस आ गए। 1891 में बैरिस्टर की डिग्री लंदन में मिल गई और वहां से कहां चले आए? भारत। यहां आकर के उन्होंने क्या किया? गुजरात में ही राजकोट में अपनी वकालत शुरू कर दी। यहाँ राजकोट में बैठे लेकिन तो बड़े वकील हो गए, वकालत शुरू कर दी। लेकिन उसी समय सेठ अब्दुल्ला, ये दादा अब्दुल्ला भी इनको कहते हैं, इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में अपने केस की पैरवी के लिए गांधी जी को बुला लिया। किसने? सेठ अब्दुल्ला ने। कहां बुला लिया? दक्षिण अफ्रीका में। किस लिए बुला लिया? अपने केस की पैरवी के लिए, क्योंकि गांधी जी वकील थे। तो गांधी जी चले गए। जब गांधी जी गए तो डरबन से प्रिटोरिया, जगह याद रखिएगा नाम, डरबन से प्रिटोरिया, ये जगह दोनों कहां है? ये दोनों दक्षिण अफ्रीका में है। डरबन भी दक्षिण अफ्रीका में और प्रिटोरिया भी दक्षिण अफ्रीका में। डरबन से प्रिटोरिया जब जा रहे थे उस रेलगाड़ी के प्रथम कोच में, प्रथम श्रेणी में, तो इनको उतार दिया गया। और बार बार पूछा जाता किस स्टेशन से गांधी जी को उतारा गया, तो उस स्टेशन का नाम है पीटर मेरिट्सबर्ग। याद रखिएगा क्या नाम है? पीटर मेरिट्सबर्ग। क्या है? पीटर मेरिट्सबर्ग। याद रखिएगा पीटर मेरिट्सबर्ग। क्या है? पीटर मेरिट्सबर्ग। ये स्टेशन का नाम है। यहां से गांधी जी को ध्यान रखिएगा जबरदस्ती उतार दिया गया। ये नहीं कहा गया कि आप उतर जाइए, ये कहा गया आप उतर जाइए। जबरदस्ती उतार दिया गया, अपमानित करके उतार दिया गया। ध्यान रखिएगा। अगला है कि दक्षिण अफ्रीका में फिर इन्होंने क्या किया? वहां पर दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए 1894 में यहां से गए। कब थे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका? 1893 में। ध्यान रखिएगा यहां से कब गए, मैंने नहीं लिखा क्या? अच्छा नहीं लिखा, ध्यान रखिएगा। यहां से 1893 में गए दक्षिण अफ्रीका और 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। अभी एग्जाम में पूछा गया था 1894 में गांधी जी ने किसकी स्थापना की थी? तो याद रखिएगा नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। किसने स्थापना की थी? गांधी जी ने की थी। अब आगे चलते हैं। फिर उसके बाद 1903 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से इंडियन ओपिनियन नामक पत्र निकालना प्रारंभ किया। तो जो इंडियन ओपिनियन पत्र है ये गांधी जी ने कहां से निकालना शुरू किया? दक्षिण अफ्रीका से। कब शुरू किया? 1903 में। इसके बाद क्या होता है? गांधी जी 1906 में सत्याग्रह दर्शन का विकास किया और परवाना कानून के विरोध में सत्याग्रह किया। तो गांधी जी ने अपने जीवन का पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में 1906 ईस्वी में परवाना कानून के खिलाफ किया। परवाना कानून क्या था? परवाना कानून था प्रवासी भारतीयों के जो भेदभाव होता था इससे संबंधित कानूनों का एक ग्रुप था। कहां? दक्षिण अफ्रीका में। तो 1906 में गांधी जी ने परवाना कानून का क्या किया? विरोध किया। ठीक है। और याद रखिएगा 1908 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में ही पहली बार जेल गए। एग्जाम में प्रश्न बनेगा गांधी जी पहली बार जेल कब गए? 1908 में। कहां गए? दक्षिण अफ्रीका में। 1909 में इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका आते समय जल जहाज में ही हिंद स्वराज, खूब याद कर लो, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी हैं। किस भाषा में लिखी थी? गुजराती भाषा में लिखी थी। तो गांधी जी ने 1909 में इंग्लैंड से जब दक्षिण अफ्रीका आ रहे थे, आते समय जल जहाज में ही हिंद स्वराज नामक गुजराती भाषा में पुस्तक लिखी। उसके बाद अब यहां से तो भारत आ गए। इसको एक बार और एक नजर डाल लें। ये दक्षिण अफ्रीका की कहानी है और ये फैक्ट आपको अपने दिमाग में रखने हैं। और एक बार और देख लेते हैं। महात्मा गांधी, वास्तविक नाम मोहनदास, जन्म 2 अक्टूबर 1869, पोरबंदर गुजरात, पिता करमचंद गांधी, माता पुतलीबाई, विवाह 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा गांधी जी से हुआ। 1888 ईस्वी में गांधी जी कानून की उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड चले गए। 1891 में बैरिस्टर की डिग्री मिल गई और लंदन से इसी वर्ष वापस भारत आ गए। अपनी वकालत राजकोट में शुरू कर दी थी, लेकिन सेठ अब्दुल्ला ने दक्षिण अफ्रीका को बुला लिया अपने केस की पैरवी में। वहां जब गए तो डरबन से प्रिटोरिया जब जा रहे थे, डरबन प्रिटोरिया दोनों कहां? दक्षिण अफ्रीका में। तो जो प्रथम श्रेणी के डिब्बे में बैठे हुए जा रहे थे तो इनको उतार दिया गया। किस स्टेशन पर उतारा गया? तो पीटर मेरिट
मेरिट्सबर्ग, क्या है, पीटर मेरिट्सबर्ग नामक स्टेशन पर एक अंग्रेज ने जबरदस्ती उतार दिया। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए 1894 में इन्होंने एक संगठन बनाया, किसका, नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। और उसके बाद 1903 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से इंडियन ओपिनियन नामक पत्र निकालना प्रारंभ किया। 1906 में सत्याग्रह दर्शन का विकास किया। परवाना कानून के विरोध में जीवन का पहला सत्याग्रह किया, कब, 1906 में। और 1908 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से ही पहली बार जेल गए। दक्षिण अफ्रीका में ही पहली बार कहां गए, जेल गए। 1909 में जब इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका आ रहे थे तो जल जहाज में ही इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था हिंद स्वराज, जो कि गुजराती भाषा में लिखी गई थी। इतना आपको फैक्ट एक बार और समझ लेना है, सुन लेना है, याद हो जाएगा, कहानी की तरह सुने, मजा आ जाएगी। उसके बाद 1909 के बाद जब गांधी जी 1915 में भारत आ गए, कब आए, महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए। जब भारत लौट आए तो इसीलिए हर वर्ष हम लोग भारत में 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, प्रवासी दिवस मनाते हैं मेरे भाई। फिर आगे अभी मैंने बताया था इनके राजनीतिक गुरु कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले। तो गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु है वो कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले। क्यों है, मैंने बताया था कि गांधी जी को ये सलाह गोपाल कृष्ण गोखले जी ने ही दी थी कि यहाँ की राजनीति को पहले आप समझें, उसके बाद ही किसी आंदोलन में भाग लें। आगे चलते हैं। जब यहाँ गांधी जी आए तो इन्होंने कोचरब आश्रम की स्थापना की थी और ये गुजरात में अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में कोचरब आश्रम की स्थापना की थी, जो कि प्लेग नामक बीमारी की चपेट में आ जाने के कारण, प्लेग क्या होता है, चूहों की स्किन से फैलने वाली बीमारी, प्लेग नामक बीमारी की चपेट में आ जाने के कारण इसका स्थानांतरण साबरमती नदी के किनारे कर दिया, जिसे हम लोग साबरमती आश्रम के नाम से जानते हैं। पूछेगा साबरमती आश्रम कहाँ है, साबरमती नदी के किनारे। फिर आगे देखिए क्या है, आगे है एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक नोट है यहाँ पर, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे तो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। अच्छा, गांधी जी ने क्या सोचा, उनकी सोच गलत नहीं थी। गांधी जी ने ये सोचा कि प्रथम विश्व युद्ध में हम अंग्रेजों की मदद कर दे, जिससे अंग्रेज हमारे प्रति भी कुछ नरमी दिखाएंगे। यही, हालांकि ऐसा नहीं हुआ, आगे आप देखेंगे, लेकिन गांधी जी की ये सोच थी और इसी सोच के कारण गांधी जी ने क्या कर दिया कि अंग्रेजी सेना में जो भारतीय थे उनसे कहा कि उनको प्रोत्साहित किया कि आप अंग्रेजी सेना में भर्ती हो जाओ और प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की मदद करो, गांधी जी ने। ठीक है, तो होता क्या है, अंग्रेजों ने, अच्छा, इसीलिए भारतीयों ने उस समय, किस लिए, क्योंकि उन्होंने प्रोत्साहित किया था, किस लिए प्रोत्साहित किया था, अंग्रेजी सेना में भर्ती होने की, किसको, भारतीयों को। तभी गांधी जी को, भारतीयों ने उस समय गांधी जी को भर्ती कराने वाला सार्जेंट के नाम से संबोधित किया था। भर्ती कराने वाला सार्जेंट के नाम से किसने संबोधित किया था, तो याद रखिएगा, भारतीयों ने। क्यों किया था, क्योंकि गांधी जी ने प्रोत्साहित किया था किसको, भारतीयों को, किसमें, अंग्रेजी सेना में भर्ती हो जाने के लिए। तो भारतीयों ने उस समय गांधी जी को भर्ती कराने वाले सार्जेंट के नाम से संबोधित किया था। अब आगे चलते हैं, अंग्रेजों ने गांधी जी को, अच्छा, इसका बदला कैसे हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ, जो कि गांधी जी ने प्रोत्साहित किया था, तो अंग्रेजों ने इसके बदले में, अंग्रेजों ने गांधी जी को 1915 में केसरे हिंद की उपाधि दे दी। किसकी उपाधि दे दी, केसर ये हिंद की उपाधि दे दी। अच्छा, याद रखना, आगे मैं पढ़ाऊंगा। 1920 में असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी ने इसे वापस कर दिया था, लेकिन वो आगे आएगा। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर है, आप सुनो। अब गांधी जी के द्वारा भारत में किए गए आंदोलन देखते हैं। ये तो कहानी थी, गांधी जी जब भारत आए, फिर क्या हुआ वो यहां तक है, दक्षिण अफ्रीका वाला ये है। अब गांधी जी के शुरू हो जाते हैं आंदोलन। तो मेरे भाई फिर से ध्यान से सुन लो, गांधी जी 1915 में आए, लेकिन किसी भी आंदोलन में भाग लिया 1917 में। कब भाग लिया, 1917 में। अब आओ देखो जरा कैसे। सबसे पहले चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन कब हुआ, 1917 में। देखो अपने दिमाग पे जाने दो, डेट से भी प्रश्न बन जाते हैं, एक पूरा क्रम याद कर लो, और क्रम याद कर लोगे तभी चीजें दिमाग में बैठेंगी, वरना फिर कैसे बैठेंगी। क्या क्रम याद करना, क्रम ये याद कर लो मेरे भाई कि 1915 गांधी जी भारत आए, 1915 के बाद 1917 में पहला आंदोलन कौन सा, चंपारण आंदोलन। अब चंपारण आंदोलन कैसे हुआ, तो मैं उसकी कहानी बताते हैं।
चंपारण पड़ता बिहार में। तो यहीं के एक स्थानीय किसान थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल जी ने गांधी जी को बताया कि भैया तिनकठिया आंदोलन जो है वो चल रहा है वहां पे। तिनकठिया आंदोलन का मतलब ये होता है अंग्रेज वहां के जो बागानों में किसान जो होते थे, वहां के जो किसान थे, उनसे कहते थे कि तुम 3/20 भाग में नील की खेती करो। अब आप कहोगे नील की खेती करने में दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि नील की खेती जहां होती है वो भूमि बंजर हो जाती है, सामान्यतः ऐसा कहा जाता है। तो 3/20 भाग में क्या करना था? नील की खेती करनी थी। इसी को तिनकठिया आंदोलन, और जबरदस्ती करते थे। अंग्रेज कहते नहीं, करना ही पड़ेगा। जब राजकुमार शुक्ल जी ने गांधी जी को इस बारे में बताया तो राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर गांधी जी चंपारण पहुंचे और चंपारण आंदोलन किया। और चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ। उसका परिणाम ये हुआ कि 3 कठिया प्रणाली समाप्त हुई और 25% टैक्स में भी क्या कर दिया गया? करों को भी कम कर दिया गया। मतलब गांधी जी भारत में पहला आंदोलन और सुपरहिट, मतलब सफलता मिल गई। और जो सफलता मिल गई मेरे भाई, चंपारण आंदोलन में राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर जब गए थे, क्या क्या हुआ? तिनकठिया आंदोलन समाप्त कर दिया, मतलब तिनकठिया जो प्रणाली थी वो समाप्त हो गई और 25% टैक्स कम कर दिया गया। अब परिणाम क्या होता? और दूसरा क्या हुआ? यह गांधी जी की भारत में प्रथम विजय शामिल हुई। मतलब पूछेंगे गांधी जी का पहला सफल आंदोलन भारत में कौन था? तो चंपारण आंदोलन था। उसके बाद इस सत्याग्रह के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई। अब गांधी जी ना होकर महात्मा गांधी बन जाएंगे, तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। किस आंदोलन के बाद दी थी? चंपारण आंदोलन के बाद दी थी। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद अहमदाबाद मिल आंदोलन। ऐसा था मेरे भाई, हमने भी बताया आश्रम भी गांधी जी को स्थानांतरित करना पड़ा। तो वहां पर एक प्लेग बीमारी चल रही थी, तो उसमें 10% लोग लगभग खत्म हो चुके थे और जो बचे थे वो अन्य जगहों के लिए पलायन कर रहे थे। तो मिल मालिक ने कहा ऐसा करते, एक लॉलीपॉप देते इन मजदूरों को, और उन्होंने कहा मजदूरों से कि भाई ऐसा करो, हम तुमको प्लेग बोनस देंगे। कैसा बोनस? प्लेग बीमारी के चलते हम तुम्हारी जो भी सैलरी है, जो कुछ है उसमें 35% बोनस देंगे। बोले ठीक है। और जब वो प्लेग बीमारी चली गई तो उन्होंने कहा बोनस मना कर दिया। मिल मालिक ने अब बोनस नहीं देंगे। तो मजदूरों का कहना था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद वैसे भी महंगाई बहुत बढ़ गई है, अब आप ऐसा करिए कि हमारा बोनस जो दे रहे थे, यानी जो बोनस जुड़ के हमको सैलरी मिल रही थी, उसको कम मत करिए। इसी बात का आंदोलन चल रहा था। फिर भैया गांधी जी वहां पहुंच जाते हैं, और गांधी जी जब वहां पहुंच गए तो गांधी जी ने पहली बार किसी भारतीय के खिलाफ आंदोलन किया। और गांधी जी वहां पहुंचे तो गांधी जी ने वहां पर आंदोलन किया, और गांधी जी के आंदोलन का परिणाम ये हुआ कि जो मिल मालिक था उसने कहा, ये उसने मामला न्याय में दे दिया, जज को दे दिया, और जज ने निर्णय लिया कि जो 35% बोनस था उसको बरकरार रखा जाए। मतलब गांधी जी की एक और जीत होती है। क्या हुआ? इसका परिणाम निकला कि गांधी जी ने मजदूरों को 35% बोनस दिलाने में सफल रहे। तो भैया 2 आंदोलन हो चुके हैं, दोनों में गांधी जी का भी जलवा कायम है। पहला चंपारण आंदोलन 1917, दूसरा अहमदाबाद मिल आंदोलन 1918। दोनों में भी गांधी जी सुपरहिट चल रहे हैं। आगे चलते हैं, अगला है खेड़ा आंदोलन। अब खेड़ा क्या है? खेड़ा ये भी पड़ता है गुजरात में, ठीक है। 1917 में, 1918 में, खेड़ा आंदोलन भी 1918 में, यानी इसी वर्ष दूसरा भी आंदोलन। कौन? खेड़ा आंदोलन। तो भैया खेड़ा आंदोलन में दिक्कत ये थी कि लोगों की फसल नष्ट हो गई। अंग्रेज कहते नहीं, हमको तो टैक्स चाहिए। मतलब भारतीयों से तुम जियो मरो कहां से दोगे, ये मेरी समस्या नहीं है, मुझे टैक्स चाहिए चाहिए चाहिए। अंग्रेज जिद कर रहे थे इनको टैक्स चाहिए। भैया गांधी जी वहां भी पहुंच गए, और जब गांधी जी वहां पहुंचे तो वहां जो फसलें नष्ट हो गई, फिर भी इनको टैक्स चाहिए था। हालांकि गांधी जी के जाने से वहां पर ये निर्णय लिया गया कि टैक्स को नहीं लेना चाहिए, और ये भी गांधी जी का सफल आंदोलन। अब सुनिए जरा, चंपारण आंदोलन, अहमदाबाद मिल आंदोलन और खेड़ा आंदोलन, 3 आंदोलन, तीनों सफल। अब गांधी जी भारत में एक बड़े नेता के रूप में उभरे। लोगों को गांधी जी में उम्मीद दिखने लगी कि गांधी जी से हमको कुछ मिल सकता है, गांधी जी हर भारतीय को न्याय दिला सकते हैं। अब क्या होता है मेरे भाई? उसी समय प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया। जब 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो 1919 में अंग्रेज एक एक्ट लेके आए जिसका नाम था रोलेट एक्ट।
अब भैया रोलेट एक्ट जो नाम था, अच्छा गांधी जी मैंने बताया कि यहाँ पर सहयोग सिर्फ इसलिए करना चाहते थे कि वो भारतीयों के खिलाफ कुछ नरमी बरतेंगे, लेकिन हुआ उल्टा। क्या उल्टा हुआ कि ये जो रोलेट एक्ट आया 1919 में, इसमें ये था, ये कानून ये था कि शक के आधार पर किसी को उठा लेंगे और उस पर देशद्रोह का मुकदमा लगा देंगे। मतलब किसी भी बंदे को इसे तुम इधर और उठा के बंद कर दिया और देशद्रोह लगा दिए। तभी लोगों ने इसको कहा बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून है। सबने इसका विरोध किया, अंग्रेज लाए थे। जब सबने इसका विरोध किया तो याद रखिएगा जलियांवाला बाग नरसंहार क्यों हुआ था। ये अमृतसर में जगह है जलियांवाला बाग, यहां पर ये सब सभा इसलिए जुटी थी। पंजाब के दो बहुत लोकप्रिय नेता, कौन, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। क्या नाम है, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। अंग्रेजों ने क्या किया, अपने इसी रोलेट एक्ट कानून के तहत इन दोनों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। किसको, डॉक्टर सत्यपाल को, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को। इसके भी विरोध में और रोलेट एक्ट के विरोध में अमृतसर में जो जलियांवाला बाग है वहां पर बहुत से भारतीय बैठे हुए इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि भाई रोलेट एक्ट तो बड़ा खराब है, ऐसा हुआ, भाषण चल रहा था। उसी बीच लगभग शाम 5 बजे का समय होता है, 13 अप्रैल 1919। जी हां, ध्यान से सुनिएगा, 13 अप्रैल 1919 लगभग 5 बजे का समय होता है और एंट्री करता है जनरल आर डायर। रोगिनाल्ड डायर इसका फुल फॉर्म है, जनरल आर डायर। और वो नालायक क्या करता है, निहत्थे भारतीयों पर गोली चलवा देता है। हमने सुना कि उस बाग में एक ही रास्ता था निकलने का, तो वो वहां से लोग निकल भी नहीं पाए। एक कुआं था, उसमें लोग, मतलब ऐसी बैठा जिसको बताने में भी मुझे तकलीफ हो रही है। सोचिए जिन पर बीती होगी उनके साथ कैसा हुआ होगा। किसने, जनरल आर डायर ने चलवा दी गोलियां निहत्थे भारतीयों पर। और फिर क्या हुआ, उसका परिणाम क्या निकला। अच्छा, उस समय की कुछ डिटेल जान लीजिए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब प्रांत का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर था। जो पंजाब प्रांत का लेफ्टिनेंट गवर्नर था वो कौन था, माइकल ओ डायर था। और जिसकी हत्या, ये भी याद रखिएगा फैक्ट, 1940 में ऊधम सिंह जी ने लंदन में कर दी थी जाकर के। ऊधम सिंह शेर था भारतीय, जिसने अंग्रेज को उसी के यहां मारा था। कहां, लंदन में। कब मारा था मेरे भाई, तो याद रखिएगा कब मारा था, 1940 में। 1940 में लंदन में मारा था। किसने, ऊधम सिंह ने। किसको मारा था, माइकल ओ डायर को। क्यों माइकल ओ डायर को क्यों मारा, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर था पंजाब प्रांत का। अच्छा, और क्या था, जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का जो वायसराय था लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। ये भी याद रखिए, जिस समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था यहाँ का जो वायसराय था वो कौन था, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। और कब से कब तक रहा, 1916 से 1921 तक। उसके बाद फिर ब्रिटिश सरकार ने कहा ऐसा है कि हम इसकी जांच करा लेंगे। और जांच क्या करा लोगे भाई, अंग्रेज ही तुम्हारा अधिकारी है, वो जांच में क्या सही सही लिख देगा, नहीं लिखेगा। 1500 से ज्यादा लोग मारे गए थे और अंग्रेजी रिपोर्ट में जरा से लोग बता दिए गए। तो ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु एक कमीशन बनाया, हंटर कमीशन या हंटर कमेटी। कब बनाई गई, 1919 में। इसका अध्यक्ष कौन था, जीसी हंटर। कौन था, जीसी हंटर। ये कमेटी किस लिए बनी थी, जलियांवाला नरसंहार की जांच के लिए। हालांकि उसके बाद फिर आगे चलते हैं आपको अगला। अब यहां से देखिए, चंपारण आंदोलन 1917, उसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, फिर खेड़ा आंदोलन, रोलेट एक्ट, जलियांवाला। और उम्मीद है सब आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे अगर हम और चलें तो खिलाफत आंदोलन। ऐसा था उस समय तुर्की के खलीफा को पूरे विश्व के मुसलमान अपना गुरु मानते थे, अपना मतलब आदर व्यक्त करते थे। अंग्रेजों ने क्या किया, तुर्की के खलीफा से बुरा बर्ताव भी किया और इस पद को समाप्त करना चाहते थे। अब समाप्त करना चाहते थे तो अंग्रेजों मुसलमानों ने क्या किया, अंग्रेजों के खिलाफ खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया। किसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। अच्छा, गांधी जी ये चाहते थे कि भारत की जो स्वतंत्रता की लड़ाई है या अंग्रेजों के खिलाफ जो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं उसमें मुस्लिमों को भी जोड़ा जाए। इसलिए गांधी जी ने मुस्लिमों के इस आंदोलन, कौन से, खिलाफत आंदोलन का समर्थन कर दिया। और शुरुआत में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व जो है वो अली बंधु, किसने किया, अली बंधु ने किया। अली बंधु कौन कौन थे, शौकत अली और मोहम्मद अली।
हालांकि बाद में आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी को दे दिया गया। बाद में किसको दे दिया गया? गांधी जी को। अब 2 मिनट पहले इतना रिवीजन करेंगे, पूरा पढ़ेंगे गांधी को, परेशान नहीं होना, लेकिन एक बार इसको रिवीजन कर लेंगे थोड़ा सा। क्या रिवीजन करेंगे? महात्मा गांधी, वास्तविक नाम मोहनदास, जन्म 2 अक्टूबर 1869, पोरबंदर गुजरात। पिता करमचंद गांधी, माता पुतलीबाई, विवाह 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा गांधी से। 1888 ईस्वी में गांधी जी इंग्लैंड गए। 1891 में बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की। इसी वर्ष भारत वापस आ गए। अपनी वकालत राजकोट में आरंभ की, लेकिन शेख अब्दुल्ला के बुलावे पर दक्षिण अफ्रीका चले गए। दक्षिण अफ्रीका की ही 2 जगह, डरबन से पिटोरिया। प्रथम श्रेणी से जा रहे थे तो उनको कौन सी स्टेशन पर उतार गया? पीटर मेरिट जवर्ग नामक स्टेशन पर एक अंग्रेज ने जबरदस्ती उतार दिया। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए 1894 में गांधी जी ने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। 1903 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से इंडियन ओपिनियन नामक पत्र निकालना प्रारंभ किया। 1906 में सत्याग्रह दर्शन का विकास किया और परवाना कानून, मैंने बताया है कि पहली बार गांधी जी ने जो परवाना कानून के खिलाफ सत्याग्रह किया था दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। 1908 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में पहली बार जेल गए। 1909 में इंग्लैंड से जब दक्षिण अफ्रीका आ रहे थे तो जलजहाज में ही गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी, जो कि गुजराती भाषा में थी। महात्मा गांधी भारत आए 9 जनवरी 1915 को। दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे तो इसको क्या आप लोग मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले क्यों, मैं बता चुका हूं। कोचरब आश्रम की स्थापना करते हैं गुजरात अहमदाबाद में, लेकिन प्लेग नामक बीमारी के कारण इसको स्थानांतरित कर देते हैं साबरमती नदी के किनारे, जिसे हम लोग साबरमती आश्रम के नाम से जानते हैं। नोट, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका भारत आए, वापस लौटे तो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। कौन सा चल रहा था? प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। गांधी जी ने सोचा कि चलो अंग्रेजों की हम प्रथम विश्व युद्ध में मदद कर देते हैं, तो ये हमारे भारतीयों के खिलाफ नम्र व्यवहार यूज करेंगे, थोड़ा सा और मतलब आसान करेंगे चीजें, लेकिन हुआ ऐसा नहीं। भारतीयों ने उस समय गांधी जी को भर्ती करने वाला सार्जेंट के नाम से संबोधित किया। अंग्रेजों ने गांधी जी को 1915 में केसरी हिंद की उपाधि, 1920 में सहयोग आंदोलन के समय वापस कर देंगे, वो भी मैं पढ़ाऊंगा आगे। गांधी जी के द्वारा भारत में किए गए आंदोलन, पहला चंपारण आंदोलन कब हुआ? 1917 में। किसने बुलाया था? राजकुमार शुक्ल, जो कि बिहार में वहीं का स्थानीय निवासी था। और अहमदाबाद, अच्छा इसी में क्या है दूसरा परिणाम क्या हुआ? पहले आंदोलन का 3 कठिया प्रणाली समाप्त हो गई, 25% टैक्स कम हो गया। यहाँ गांधी जी को भारत में प्रथम विजय साबित हुई। इस सत्याग्रह के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि दी गई। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में हुआ। परिणाम क्या हुआ? गांधी जी ने 35% मजदूरों को बोनस वापस दिला दिया। खेड़ा आंदोलन 1918 में फसल जो थी वो नष्ट हो गई, फिर भी टैक्स अंग्रेज मांग रहे थे, लेकिन फिर उनको पीछे हटना पड़ा। रोलेट एक्ट अंग्रेज लाए प्रथम विश्व युद्ध समाप्ति के बाद 1919 में, जिसका मतलब था शक के आधार पर किसी को उठा लो, देशद्रोह ठोक दो, इसीलिए इसको कानून को कहा बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील। इसी कानून के अंतर्गत डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके विरोध में जलियांवाले बाग में एक सभा हो रही थी, जनसभा हो रही थी, जिसमें रोलेट एक्ट के बारे में, विरोध के बारे में और डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के खिलाफ बातें हो रही थी। लेकिन उसी समय लगभग शाम 5 बजे रोगिनाल्ड डायर, जिसे आर डायर कहते हैं, वो एंट्री करता और निहत्थे भारतीयों पर गोली चलवा देता है। उस समय वहां का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? माइकल ओ डायर, जिसकी हत्या 1940 में उधम सिंह ने कर दी लंदन में। जलियांवाले बाग नरसंहार के समय भारत का जो वायसराय था वो लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। 1916 से 1921 इसका टाइम पीरियड है। याद रखना, जलियांवाले बाग के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाले बाग हत्याकांड की जांच के लिए कमेटी बिठाई, जिसका नाम हंटर कमेटी रखा है, हंटर कमीशन 1919 में, जिसकी अध्यक्षता की थी जीसी हंटर ने। वहीं पर मैंने बताया कि इसी दौरान तुर्क के जो खलीफा थे, मुसलमान लोग जितने विश्व के मुसलमान थे उनको अपना मतलब पूज्य रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा उनकी करते थे, लेकिन अंग्रेजों ने उनके साथ बुरा बर्ताव किया और साथ ही साथ इस पद को, तुर्की के खलीफा के पद को समाप्त करने का भी प्रयास किया, जिसके विरोध में मुस्लिमों ने एक आंदोलन शुरू किया, जिसका नाम खिलाफत आंदोलन था। प्रारंभ में इसका नेतृत्व अली बंधु, शौकत अली और मोहम्मद अली ने किया, लेकिन बाद में यह आंदोलन भी गांधी जी को, बाद में इस आंदोलन का भी नेतृत्व गांधी जी को सौंप दिया गया। ठीक है, एक बार देख लो बोर्ड पर फटाफट। तो साथियों, रोलेट एक्ट और जलियांवाले बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। याद रखिएगा, गांधी जी के 6 आंदोलन, 3 क्षेत्रीय, 3 राष्ट्रीय, यानी जन आंदोलन जो कि पूरे देश में हुए, उसमें सिर्फ एक है असहयोग आंदोलन। गांधी जी का ये पहला बड़ा आंदोलन है, याद रखिएगा। तो बात करूं असहयोग आंदोलन की, तो ये कब हुआ? 1920 में। असहयोग आंदोलन को अहिंसात्मक रखने का मतलब किसी पर हिंसा नहीं करना, यह उद्देश्य था। और उद्देश्य यह था कि हम सरकार का सहयोग नहीं करेंगे। और कैसे, और क्या क्या था? हम खिताबों का त्याग कर देंगे। इसी के चलते गांधी जी ने 1920 में अपने केसरी हिंद की उपाधि को त्याग कर दिया। बताया था आपको, सरकारी सेवा, विदेशी सामान, सरकारी शिक्षा,
शिक्षण संस्थानों और चुनावों का बहिष्कार करेंगे और उसके बाद अंततः करों का जो भुगतान है उसको भी करने से मना कर देंगे, लेकिन अहिंसात्मक रूप से। हुआ क्या? हुआ ये कि इस घटना के बाद गांधी जी ने इस असहयोग आंदोलन को, अब देखो हुआ क्या, ये घटना चौरी चौरा कांड कब हुई? 5 फरवरी 1922। सुनिए ध्यान से, क्या हमने कहा? हमने कहा गांधी जी ने एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जो कि उनका पहला बड़ा आंदोलन था। और गांधी जी ने इस आंदोलन में, गांधी जी का ये आंदोलन कैसा था? अहिंसात्मक आंदोलन था। लेकिन होता क्या है कि गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर किसानों के आंदोलन में, किसानों के जुलूस पर गोली चला दी जाती है अंग्रेजों के द्वारा, जिसके फलस्वरूप भीड़ क्या करती, उस कोतवाल, वहां पे जो थाना होता उस पूरे को आग लगा देती है और 22 पुलिसकर्मी मारे जाते हैं, जल जाते हैं। लेकिन हिंसा हो गई ना, तो जब हिंसा हो गई तो गांधी जी ने क्या किया? इस घटना के बाद गांधी जी ने इस असहयोग आंदोलन को हिंसात्मक होते हुए देख इसको समाप्त करने का निर्णय लिया। किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया? चौरी चौरा वाली घटना के। अब होता क्या है, कई नेता इसको कहते हैं नहीं नहीं वापस नहीं लेना चाहिए था, तो कई भारतीय नेताओं ने इसकी आलोचना की, जैसे सुभाष चंद्र बोस द्वारा इस फैसले को राष्ट्रीय संकट कहा गया। यानी जो गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस लेने के लिए, सहयोग आंदोलन को वापस लेना चाहा, उसको नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा राष्ट्रीय संकट कहा गया। और चित्तरंजन दास हो गए, लाला लाजपत राय हो गए, मोतीलाल नेहरू का आदि ने भी इसकी आलोचना करी। किसकी? इस फैसले की, गांधी जी भाई क्यों वापस ले रहे। लेकिन गांधी जी ने इसको शुरू क्यों किया था? इसको शुरू मेरे भाई गांधी जी ने इसलिए किया था कि ये अहिंसात्मक रहे। लेकिन चौरी चौरा में 22 पुलिसकर्मी जो मारे गए, अब तो हिंसा हो गई, तो गांधी जी ने इसको वापस ले लिया। हालांकि कुछ नेता असंतुष्ट थे, लेकिन बाद में वो भी गांधी जी के इस फैसले को मान गए और गांधी जी अपने फैसले पर अड़े रहे। होता क्या है कि गांधी जी से जो, गांधी जी के विचारों से जो बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं थे, ऐसे लोगों ने क्या किया? स्वराज पार्टी का गठन कर लिया। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? चित्तरंजन दास ने और मोतीलाल नेहरू ने। कहा? इलाहाबाद में। कब? मार्च 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी गई। फिर सुन लो, ऐसे नेता जो गांधी जी के विचारों से संतुष्ट नहीं थे, उन्होंने क्या करा? उन्होंने, कौन कौन है? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में मार्च 1923 में। कब हुई स्वराज पार्टी की स्थापना? मार्च 1923। कहां हुई? इलाहाबाद में। किसने की? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की स्थापना की गई। अच्छा, इसके बाद जो महत्वपूर्ण घटना है वो साइमन कमीशन की। फिर साइमन कमीशन 1928 में भारत आता है, संवैधानिक सुधार का अध्ययन करने के लिए भारत आया। भाई साइमन कमीशन वहां से भेजा गया कि जाओ भाई भारतीय लोगों के बारे में ये अध्ययन करके लाओ। साइमन कमीशन का नेतृत्व कौन कर रहा था? सर जॉन साइमन, और जिसमें 7 अंग्रेज थे। मेरे भाई, हमारे हितों का अध्ययन करना और हम में से कोई शामिल ही नहीं। मतलब साइमन कमीशन जो आया उसमें कोई भारतीय नहीं था जिसको यहाँ के भारतीय लोगों ने अपमान माना और ये माना कि चंद अंग्रेज हमारे भाग्य को निर्धारित करेंगे, ऐसा नहीं होगा। और अलग अलग जगह पर साइमन कमीशन का विरोध किया गया। कहां कहां देखिए जरा। क्या? साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को विलायत से मुंबई पहुंचा। यहां उसका स्वागत देशव्यापी हड़ताल से हुआ मुंबई में। उसके बाद दिल्ली पहुंचा तो काले झंडे दिखाएगा और साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन गो बैक के नारे लगे। और साइमन जब लाहौर पहुंचा तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इसके खिलाफ प्रदर्शन किया गया और पुलिस के लाठीचार्ज के कारण कुछ ही दिन बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। लाला लाजपत राय की पीठ पर जब लाठी पड़ रही थी तो कहा कि अंग्रेजी, ये मेरे पीठ पर पड़ने वाली एक एक लाठी अंग्रेजों की ताबूत में एक एक कील साबित होगी। मतलब ये इतना ज्यादा गुस्सा था अंग्रेजों के खिलाफ। लाला लाजपत राय की कुछ दिनों के बाद मृत्यु हो जाती है। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन का बी पार्ट आप समझ सकते हो। मतलब असहयोग आंदोलन जो है उसी तरीके से समझ लो, उसके जैसे समझ लो। ये दूसरा बड़ा गांधी जी का आंदोलन था। मैंने बताया था 3 क्षेत्रीय आंदोलन और 3 राष्ट्रीय आंदोलन। क्षेत्रीय आंदोलन मेरे भाई बता चुके। राष्ट्रीय आंदोलन में कौन कौन? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। इनको आपको याद रखना है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब से? 1930 से 1934। वैसे तो ये बड़ा लंबा चलने वाला आंदोलन था, लेकिन ये किसी कारण बस 1930 से 1934 तक एक नहीं चल पाया। इसके लिए ये 2 भागों में चला। कैसे 2 भागों में? 1930 से 1934 तक आंदोलन 2 चरणों में चला। पहला चरण 1930 से 1931 किसका?
सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या है सविनय अवज्ञा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वारा जो गांधी जी थे वो चाहते थे कि हम अंग्रेजों पर दबाव बनाएं, भारतीयों की मांगे वो पूरी करें। भारतीयों की मांगे पूरी करने के लिए अंग्रेजों पर दबाव बनाने हेतु जो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या की थी, शुरुआत की थी। तो 1930 से 1934 पहला चरण 30 से 31, दूसरा चरण 32 से 34। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाने हेतु तो असहयोग आंदोलन का ही एक रूप था, अभी मैंने आपको बताया। उसके बाद क्या हुआ भैया, उसके बाद उस समय का जो वायसराय था वो था इरविन। इरविन से कहा, गांधी जी ने 11 सूत्री मांगे उनके सामने लेकर गए कि भाई हमारी 11 मांगे हैं, इनको आप मान लो। कौन कौन थी? कैद, जो भारतीय कैद में है उनको छोड़ दो। दूसरा था जो सेना का खर्च है उसको कम कर दो। और ऐसी 11 मांगे थी टोटल। मैं इसके लिए अलग से क्लास भी बना दूंगा, आपको अलग से डिटेल में पढ़ा दूंगा। तो 11 मांगे थी, तो ये 11 मांगे इरविन ने नहीं मानी। फलस्वरूप क्या हुआ, गांधी जी ने क्या किया कि दांडी मार्च की शुरुआत कर दी। गांधी जी ने दांडी मार्च को गांधी जी द्वारा नमक कर के विरोध में चलाया गया। जो नमक पर टैक्स था, नमक करके विरोध में चलाया गया। और सविनय अवज्ञा आंदोलन को दोबारा शुरू करने के लिए चलाया गया। किसको? दांडी मार्च को। क्यों? क्योंकि इरविन ने वो 11 मांगे नहीं मानी थी, इसलिए दांडी मार्च करना पड़ा। और दांडी मार्च किया। फिर क्या हुआ, गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम से लेकर दांडी के स्थान है गुजरात में तक चलाया गया। इसमें गांधी जी के साथ भारत के अलग अलग क्षेत्रों के कुल 78 सहयोगियों ने भाग लिया। और इसकी कुल दूरी 241 मील, 241 मील, डाटा जरूर याद रखिएगा। अच्छा, जब ये चले थे, यहां से कहां से चले थे? साबरमती से। कहां? दांडी के लिए। तब 78 लोग थे। लेकिन कमाल देखिए गांधी जी का, जब वो दांडी पहुंचते पहुंचते लाखों की भीड़ आ गई। तब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसकी तुलना, दांडी मार्च की तुलना मुसोलिनी और नेपोलियन की यात्रा से कर दी। किससे कर दी? मुसोलिनी और नेपोलियन की यात्रा से भी की थी। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होता है, अंग्रेज कहते हैं ऐसा है जो भारतीय नेता है ये अपनी बात आकर हमारे यहाँ रखें आकर, अपनी बातों को हमारे यहाँ रखे आकर के। तो इसलिए उन्होंने 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया। 1930 में एक, 1931 में दूसरा, 1932 में तीसरा। गांधी जी सिर्फ एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए हैं, जो कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है, जो 1932 में हुआ। याद रखिएगा, गांधी जी और इरविन के बीच एक समझौता होता है 1931 में, जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। याद रखिए कब हुआ? 5 मार्च 1931 में। इसको भी डिटेल में थोड़ा सा बता देंगे, क्योंकि हम लोग गांधी को पढ़ रहे हैं तो जल्दी से इसको पूरा करेंगे, बहुत लंबा खींचने के मूड में नहीं है। फैक्ट भी आपको मिल जाए और कोई चीज छूटे भी ना और बहुत ज्यादा समय भी ना लगे, बस यही इरादा। तो गांधी इरविन समझौता 1931 में होता है। उसके बाद गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होते हैं। पूना पैक्ट समझौता ये किसके बीच होता है? ये गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर। याद रखिएगा, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, पूना पैक्ट समझौता 1932 में। किसके बीच में? गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बीच में। कहां होता है? एरवदा सेंट्रल जेल में। ये पुणे की एक एरवदा सेंट्रल जेल में क्या होता है? वहां पर पूना पैक्ट में, पूना पैक्ट भी इसे कहते हैं, समझौता होता है। किसके बीच होता है? गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच। उसके बाद होता क्या है? इसी बीच 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। अब जरा सुनो क्या, जब प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी ने कहा था ठीक है भाई अंग्रेजी सेना में भारतीय भर्ती हो जाए, प्रोत्साहित किया कि भाई हम प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की मदद कर रहे हैं तो ये लोग हमारी बात मानेंगे, लेकिन अंग्रेजों ने धोखा दे दिया। अब अंग्रेज उसी उम्मीद से सोचे कि हम फिर से जो है उल्लू बना लेंगे भारतीयों को। इस बार भारतीय उल्लू बनने वाले नहीं थे। अंग्रेजों ने प्रयास किया, अंग्रेजों ने इसी संदर्भ में अपना जो है क्रिप्स मिशन भारत भेजा, लेकिन सब कुछ बेकार रहा, क्योंकि अब भारतीय समझ चुके थे कि अंग्रेजों का क्या भरोसा, अगर द्वितीय विश्व युद्ध में मदद कर भी देंगे बाद में फिर अंग्रेज पलट गए, चुके एक बार पलट चुके थे तो फिर हम क्या करेंगे। तो इसलिए अंग्रेजों का नहीं माना गया और गांधी जी ने एक बड़ा आंदोलन शुरू किया जिसका नाम रखा भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 1942 में शुरू हुआ। इसी को अगस्त क्रांति भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया। इसीलिए इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह आंदोलन अगस्त में शुरू किया गया था।
अब ये जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, इससे अंग्रेज घबरा के बोले ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी एकदम, अब कैसे क्या होगा। तुरंत अंग्रेजों ने ऑपरेशन जीरो आवर चलाया और जितने भी बड़े बड़े नेता थे, गांधी जी के साथ साथ और भी नेता थे, उन सबको कैद कर लिया। कहां कैद किया गया? आगा खां पैलेस में कैद कर दिया गया। ऑपरेशन जीरो आवर चला करके इन सबको कैद कर लिया गया और आंदोलन को दबाने का प्रयास किया गया। लेकिन जो दूसरी पंक्ति के नेता थे, उन लोगों ने जगह जगह इस आंदोलन को जिंदा रखा और आंदोलन को जिंदा रखने का फलस्वरूप यह हुआ कि 1947 में 22 मार्च 1947 को ब्रिटिश भारत का 34वां एवं अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन भारत आया और यहां आकर के 2 महीने की चर्चा के बाद उसने निर्णय निकाला कि भारत का विभाजन अनिवार्य है और उसने भारत को 2 भागों में बांट दिया, एक तो भारत और दूसरा पाकिस्तान। याद रखिएगा, पाकिस्तान को उस समय 2 भागों में बांटा था। पाकिस्तान के 2 भाग थे, एक पश्चिमी पाकिस्तान, एक पूर्वी पाकिस्तान। बाद में पूर्वी पाकिस्तान से आजाद हो गया और बांग्लादेश बन गया, ये आप जानते हैं। तो इसके बाद क्या हुआ? देश हमारा आजाद हो गया। देश आजाद होने के बाद अंततः 30 जनवरी 1948 को बिड़ला हाउस में शाम को प्रार्थना के दौरान नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी। तो ये हमने अपनी तरफ से प्रयास किया आपको गांधी युग पढ़ाने का। अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक बार कमेंट जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा, जिससे मुझे लगेगा और मैं ऐसी अच्छी क्लासेस आपके लिए लाता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फैक्ट से बातें कीजिए। याद रखिए, जीएस उतना कठिन है नहीं जितना लोग बना देते हैं। आज इतना ही। थैंक यू सो मच।